सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज अपन पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य का सेकंड पार्ट। ठीक है, मुगल साम्राज्य का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो अपन इस फर्स्ट पार्ट पहले वीडियो में अपन कंप्लीट कर चुके हैं, तो मुगल साम्राज्य का आज अपन सेकंड पार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मुगल साम्राज्य का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो अब मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सेकंड पार्ट देखने से पहले आप फर्स्ट पार्ट को जरूर देखिएगा, तभी आप अच्छे से आप कोरिलेट कर पाओगे और समझ पाओगे अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं मुगल साम्राज्य का सेकंड पार्ट। देखो, ये अकबर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन देखो 1556 से लेकर 1605 तक इसका शासनकाल रहा। 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप। एंड अब देखो, इसमें बोला कि प्रारंभिक जीवन का और राज्यप्रोढ़ के बारे में देखते हैं, राज्यरोहड़ के बारे में। अकबर एक मुगल साम्राज्य का बहुत ही महानतम शासक था। ठीक है, और ये हुमायूं के ज्येष्ठ पुत्र, मतलब यहाँ पे हुमायूं का ये बड़ा पुत्र था। ठीक है, ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा। जो हुमायूं का ये बड़ा पुत्र था कौन? अकबर। और इसका जो पूरा नाम था वो था अबुल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अबुल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इसका जो राज्याभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक 13 वर्ष की उम्र में पंजाब के कालानौर में सिंहासन पर बैठ गया था ये। ठीक है, 13 वर्ष की उम्र में, ये 13 वर्ष की उम्र में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। और संरक्षक शासक था पानीपत का युद्ध। अकबर की प्रारंभिक शासनकाल में क्या होता, इसका जो संरक्षक था, इसके मतलब देख, ये 13 वर्ष का था, इसकी देख रेख में कौन एक्चुअल तरीके से मतलब शासन किया करता था, इसकी कौन? बैरम खां। बैरम खां के शासनकाल में इसने भागडोर संभाली थी। ठीक है, ये संरक्षक था इसका बैरम खां। और बैरम खां के नेतृत्व में 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा। इसने किसने? अकबर ने। ओके, एंड जो अकबर और हैमू के बीच में हुआ था, किसके बीच में? पानीपत का दूसरा युद्ध। कौन सा? दूसरा, जो 1556 में हुआ था। और पानीपत का प्रथम युद्ध आपको पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आपको मुगल साम्राज्य का फर्स्ट पार्ट का वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें बताया गया। और पहला युद्ध हुआ था 1526 में, जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। ठीक है, और हेमू और जो मोहम्मद आदिल शाह के सेनापति था, जो सेकंड जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध में पराजित हुआ था कौन? हेमू पराजित हो गया था और बंदी बना के उसका वध कर दिया गया था। किसका? हेमू का, और जो आदिल शाह का सेनापति था। ओके, तो अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, अकबर की कुछ राजपूत नीति थी, इसके बारे में देखते हैं। राजपूतों के साथ कैसे संबंध थे इसके। अकबर ने जहां संभव हुआ राजपूतों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। उन्होंने अनेक राजपूतों को मुगल सेवाओं में शामिल किया था। ठीक है, उन्होंने मुगल अमीरों को समान सम्मान प्रदान किया था। उन्हें मुगल अमीरों के समान सम्मान दिया था। किसको? राजपूतों को। मतलब उसको अपने पक्ष में करने का जितना कोशिश हुआ उसने उतना उन्होंने करा। किसने? अकबर ने। और हरका से विवाह हुआ था इसका। अकबर का विवाह आमेर की कछवा राजपूत शासक जो भारमल की पुत्री थी, हरका बाई से हुआ था। और बाद में उन्हें जहांगीर के नाम से जहांगीर को जन्म दिया था। मतलब इन्होंने जहांगीर को जन्म दिया था, जो अकबर का बेटा था। और उन्हें मरियम उज जमाली की उपाधि दी गई थी। किसको? इनकी जो पुत्री थी हरखाबाई, और अकबर की पत्नी थी उसको। ठीक है, अब इसकी कुछ सैन्य उपलब्धियां हैं, इसके बारे में अपन देख लेते हैं। पानीपत का सेकंड युद्ध अपन ने देखा कि 1556 में हुआ था। किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, 1556 में। और अब ये तो बैरम खां के नेतृत्व में लड़ा गया था, और जबकि हेमू आदिल शाह का सेनापति था। ये अपन ने देखा पीछे। और इसका जो परिणाम हुआ था, इसका रिजल्ट क्या था कि ये इस युद्ध में हेमू पराजित हुआ और उसे बंदी बना लिया गया। अंत में उसका वध कर दिया गया था। ओके, सो लेट्स मूव। एंड अब देखो, इसके कुछ अभियान हैं। गुजरात का अभियान 1573 में हुआ था। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कि गुजरात का अभियान कब हुआ था अकबर का? 1573 ईस्वी में गुजरात का अभियान पर विजय प्राप्त करी इसने गुजरात पर। और इस महत्वपूर्ण विजय की स्मृति में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने। कब करवाया? 1573 में, जब उसने गुजरात पर विजय प्राप्त करी थी। ठीक है, जो उनकी सैन्य सफलता या फिर स्थापत्य कला का प्रतीक माना जाता है। किसका? अकबर की सैन्य सफलता का। ओके, कौन? बुलंद दरवाजा। और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। और इस मतलब 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच हुआ था। जो मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी उस समय, और मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह ने किया था। किसका? मुगल की तरफ से थे राजा मानसिंह, और जो मेवाड़ के शासक था महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। और इसका जो परिणाम हुआ था, इस युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप और उनके जो पुत्र थे अमर सिंह ने मुगल आधिपत्य स्वीकार करने से मना कर दिया था। और महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में कभी भी मुगलों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था। मतलब उनके सामने कभी ये झुके नहीं थे। किसके? मुगलों के सामने। हाँ,
आत्मसमर्पण समर्पण नहीं किया था। इनका जो अंतिम अभियान था 1601 में हुआ था। अकबर का अंतिम अभियान 1601 ईस्वी में खांडेश के असीरगढ़ दुर्ग के विरुद्ध हुआ था, जो उस समय अहमदनगर राज्य का हिस्सा था। ठीक है, और इसका जो रिजल्ट था वो था, इस अभियान में अकबर ने खांडेश के शासक मीर बहादुर शाह को पराजित किया था। किसको? मीर बहादुर शाह को पराजित किया था। अंतिम अभियान हुआ था 1601 में, और यह अभियान अकबर के शासनकाल का अंतिम प्रमुख सैन्य सफलता माना जाता है। और इस समय उनके बेटे जो जहांगीर के पुत्र के खिलाफ विद्रोह किया गया। ओके, सो अब अपन आगे देखते हैं। इसके द्वारा कुछ धार्मिक सुधार भी किए गए थे। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। ठीक है, तो अकबर ने धार्मिक विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए और संवाद करने के उद्देश्य से इबादत खाना सबसे पहला क्या है? इबादत खाना इसने बनवाया था। इबादत खाने की स्थापना की थी। किसके लिए? कुछ विचार विमर्श करना है, कुछ डिस्कशन करना है, संवाद वगैरह करना है, तो इबादत खाने की स्थापना करी थी। और यह एक ऐसा स्थल था जहाँ विभिन्न धर्मों के विद्वान एकत्रित होकर धार्मिक सिद्धांतों पर मतों पर चर्चा करते थे, और उसके उद्देश्य विभिन्न धार्मिक विचारों को समझना और अपनी सहिष्णुता का बढ़ावा देना था। मतलब यहाँ पे एक्चुअल में स्पिरिचुअल या फिर धार्मिक बातें हुआ करती थी, और उन पर विचार विमर्श करते थे और संवाद किया करते थे। ओके, तो ये इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। ओके, और नेक्स्ट है यहाँ पे सुलह ए कुल की नीति अपनाई थी। किसने? अकबर ने सुलह ए कुल की नीति अपनाई थी, और जिसका अर्थ होता है कि सार्वभौमिक शांति और धार्मिक सहिष्णुता था जिसका अर्थ। और इस नीति के अंतर्गत सभी धर्मों के प्रति समान आदर और सहनशीलता का भाव रखना, और अकबर का मतलब इनका मानना था कि सबके प्रति शांति और सद्भावना का भाव रखें। ओके, और शांति और एकता तभी संभव होगी जब सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे दीन ए इलाही 1581 में लाई गई थी। दीन ए इलाही नामक एक नई समन्वित धर्म या फिर आचार संहिता की घोषणा की इन्होंने, और यह धर्म के विभिन्न धर्मों के मूल्यों को, शिक्षाओं और समन्वय पर आधारित था। और इसमें इस्लाम धर्म और जैन धर्म और ईसाई धर्म और पारसी धर्म के तत्व सम्मिलित थे इसमें। किसमें? दीन ए इलाही में। और इस धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था। और इसकी विफलता क्या? एक जन धार्मिक रूप से सफल नहीं रही। अकबर की मृत्यु के बाद असफल हो गया ये दीन ए इलाही। ओके, जो 1581 में बनाया गया था, और ये असफल हो गया, जन धार्मिक रूप से मतलब सफल नहीं रहा था। और नेक्स्ट था इंसान एक कामिल मतलब पूर्ण पुरुष। अकबर के जो दरबारी इतिहासकार था अबुल फजल ने अकबर को इंसान कामिल अर्थात पूर्ण पुरुष की संज्ञा दी थी। किसको? अकबर को इनका जो दरबारी था अबुल फजल, उसने इन्हीं को संज्ञा दी थी, और उन्हें मतलब उनके अनुसार अकबर एक नैतिकता, न्यायपूर्णता और धार्मिक सहिष्णुता और आदर्श शासकों के सभी गुण इसमें विद्वान थे। और उसमें से एक श्रेष्ठ पूर्ण शासक को बनाते हैं, जो इतनी सारी जिसमें इसमें क्वालिटी थी, तो एक ग्रेटेस्ट रूलर को में दर्शाई जाती मतलब होती हैं। ये इसने बताया था किसके बारे में? अकबर के बारे में। किसने? अबुल फजल ने, जो इसका दरबारी कभी हुआ करता था। ओके, सो नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे अब इसके कुछ आर्किटेक्ट है, वास्तुकला है, उसके बारे में देखते हैं। इसने आगरा का किला का निर्माण करवाया था 1565 ईस्वी में। ओके, 1566 में लाहौर का किला का निर्माण करवाया था, और 1585 में इलाहाबाद का किला का निर्माण करवाया था। ओके, ये आप यहाँ पे फोटोग्राफ्स देख सकते हो। ये आगरा का किला है, और ये लाहौर का किला, ये इलाहाबाद का किला। 1570 में सूफी संत या सलीम ए चिश्ती के सम्मान में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था, और अपनी जो राजधानी थी आगरा से वहाँ स्थानांतरित कर ली थी। किसने? अकबर ने आगरा से फतेहपुर सीकरी में अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र कर लिया था। और जो फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसके सम्मान में करवाया गया था? सलीम चिश्ती के सम्मान में करवाया गया था। कब? 1570 में। ओके, सो नेक्स्ट अपन देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये फतेहपुर सीकरी में ही है बुलंद दरवाजा का निर्माण 1575 ईस्वी में अकबर के द्वारा करवाया गया था, और यह गुजरात अभियान में प्राप्त विजय स्मृति के सम्मान में बनाया गया था। यह दरवाजा मुगल स्थापत्य भव्यता और अकबर का विजय का प्रतीक माना जाता है। अकबर के विजय का प्रतीक माना जाता है क्या? बुलंद दरवाजा। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे है सलीम चिश्ती का मकबरा। सलीम चिश्ती का मकबरा मूल रूप से अकबर के द्वारा बनवाया गया था, और बाद में जहांगीर ने इसका पुनः निर्माण संगमरमर से करवाया था। मतलब जहांगीर ने फिर से इसका निर्माण करवाया था, मतलब रिनोवेशन इसका करवाया था। किसका? सलीम चिश्ती का। और यह मकबरा फतेहपुर सीकरी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है।
ओके। और नेक्स्ट यहाँ पे बीरबल का महल और तानसेन का महल। फतेहपुर सीकरी का परिसर के भीतर बीरबल का महल और तानसेन का महल स्थित है। फतेहपुर सीकरी में ही है बीरबल का महल और तानसेन का महल। और बीरबल और तानसेन अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। और ये महल अकबर के द्वारा दरबार में विद्वान और कलाकारों के विशेष स्थानों को दर्शाता है। ठीक है, मतलब इनके दरबार में कौन कौन कलाकार हुआ करते थे, उनके विशेष स्थानों को दर्शाता है कौन सा, बीरबल का और तानसेन का महल। ओके, अभी अपन 9 रत्नों के बारे में भी पढ़ेंगे आगे। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। एक बहुमंजिला संरचना है जिसका उपयोग विश्राम और मनोरंजन के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब विश्राम करने के लिए या फिर कुछ इंटरटेनमेंट करने के लिए पंचमहल का निर्माण करवाया था इन्होंने। ओके, सो नेक्स्ट अपन आप देखो यहाँ पे आप देखो नेक्स्ट है यहाँ पे दीन एक खास निजी सभाओं का भवन था जहाँ अकबर विशेष मंत्रियों और विद्वानों और अतिथियों के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करता था। अब यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो। बुलंद दरवाजा ये है जो मतलब अकबर के द्वारा वो करवाया गया था जब उसने मतलब कब गुजरात पर विजय प्राप्त करी थी 1575 ईस्वी में। ओके, इसको याद रखिएगा। सो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये सलीम चिश्ती का मकबरा एंड बीरबल का महल और ये तानसेन का महल जो इनके 9 रत्न में शामिल थे। कौन, बीरबल और तानसेन। और ये पंचमहल है जो इंटरटेनमेंट या फिर कुछ विश्राम करने के लिए बनवाया गया था। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में ही स्थित है ये। फिर ये दीन खास जो मतलब कुछ पर्सनल मीटिंग्स वगैरह करने के लिए बनवाया गया था विशेष मंत्रियों से और विद्वान अतिथियों के साथ चर्चा करने के लिए बना हुआ था दीवान खास। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे अब इन्होंने जो मतलब जो कैपिटल थी उसको ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ किया था उसको अपन देखते हैं। तो अकबर ने अपने शासनकाल में प्रशासनिक सामरिक कारणों से राजधानी को कई स्थानों तक बदला इन्होंने। 1571 ईस्वी में अकबर ने राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित करी और 1585 में फिर से फतेहपुर सीकरी से लेकर लाहौर में स्थानांतरित करी और अंततः लास्ट में 1598 में फतेहपुर मतलब लाहौर से आगरा वापस से इन्होंने ट्रांसफ़र कर ली क्या, राजधानी। ओके, सो नेक्स्ट अपन देखते हैं अकबर के नवरत्न इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड। ओके, अब नवरत्नों के बारे में मतलब एसएससी जैसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कौन था इनके नवरत्न में। सबसे पहला यहाँ पे बीरबल जो है वो अकबर के प्रमुख नवरत्नों में से एक है। वे प्रशासनिक कुशलता और बुद्धि विनोद के लिए प्रसिद्ध थे। उनका वास्तविक नाम था महेश दास और अकबर के दरबार में से एक तर्क शक्ति और चतुराई के कारण विशेष सम्मान रखते थे ये। और मियाँ तानसेन अकबर के दरबार में महान संगीतज्ञ थे। ये सिंगर हुआ करते थे और उनका मूल नाम था रामतनु पांडे और वे रीवा या फिर ग्वालियर घराने से संबंधित थे। और प्रारंभ में रीवा के शासक राजा रामचंद्र सिंह के दरबार में कार्यरत थे। सबसे पहले ये रामचंद्र सिंह के दरबार में कार्यरत थे। कौन, तानसेन ने ध्रुपद शैली में अनेक रचनाएं की और राजा मियाँ मल्हार की रचना की और वे रुद्रवीणा या फिर रबाब जैसे वाद्य यंत्र बजाते थे जिन्हें मियाँ की उपाधि दी गई थी। किसको, तानसेन जी को। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे नवरत्न है राजा मानसिंह अकबर के प्रमुख सेनापति थे जो मनसबदार थे और वे आमेर के शासक जब हारमल के पुत्र थे। और अकबर ने सैन्य अभियानों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन्होंने। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पे 4 नंबर के अबुल फजल अकबर के प्रमुख बुद्धिमान या फिर राजनेता थे और जिन्होंने अकबरनामा बनवाई थी और प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की थी जिसमें अकबर के शासनकाल का विस्तृत वर्णन मिलता है। मतलब इन्होंने जितनी भी ग्रंथ वगैरह लिखे हैं उसमें अकबर के शासनकाल का वर्णन मिलता है। ओके, किसने, अबुल फजल ने, जो इनके नवरत्नों में शामिल थे। 5 नंबर के फैजी, ये महानतम कवि और विद्वान थे। अबुल फजल के भाई थे ये। ओके, और अकबर के दरबार में साहित्यिक योगदान के लिए प्रसिद्ध थे। ओके, सो आई होप ये आपको 5 के बारे में समझ में आएगा, 5 जो नवरत्न बनने देखे। सो नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं 6 नंबर के कौन है, अब्दुल रहीम खान खाना एक खाना अकबर के प्रमुख राजनेता और हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। उन्हें दोहे आज भी उनके जो दोहे हैं आज भी हिंदी साहित्य के अत्यंत लोकप्रिय हैं। कौन, किसके, अब्दुल रहीम खाना के। ओके, नेक्स्ट है मुल्ला दो प्याजा अकबर के सलाहकार और विनोदी स्वभाव के व्यक्ति थे। वे अपनी बुद्धि और हास्य पूर्ण उत्तरों के लिए जाने जाते थे। फ़कीर अजियाउद्दीन अकबर दरबार के प्रमुख सलाहकार थे। ठीक है, और प्रशासनिक मामलों में उनका विशेष योगदान था। किसका, फ़कीर अजियाउद्दीन का। और नेक्स्ट है यहाँ पे 9 नंबर के जो लास्ट है राजा टोडरमल, इंपोर्टेंट है। राजा टोडरमल अकबर
वित्त मंत्री, अकबर के वित्त मंत्री थे, ये फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे किसके, अकबर के। और दीवान के पद पर कार्यरत थे। उन्हें भू राजस्व व्यवस्था को सुव्यवस्थित और प्रशासनिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन्होंने। ओके, तो अपन ने यहाँ पे 9 रत्नों के बारे में देख लिया टोटल। तो इसको आप मल्टीपल बार रिवाइज कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है फैक्ट। सो नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रशासनिक भू राजस्व, और इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था में भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में देखते हैं। मनसबदारी प्रथा जो 1571 में लेके आए थे। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर ने 1571 ईस्वी में की थी। मनसब का अर्थ होता है पद या फिर दर्जा, और यह व्यवस्था किसी भी व्यक्ति को सामाजिक स्थिति या फिर वेतन और तथा उसे बनाए रखने वाली और सैनिकों की संख्या को निर्धारित करती थी। ओके, मनसब प्रणाली की दो प्रमुख भागों में विभाजित थी। जात सवार, जात व्यक्ति के प्रमुख व्यक्तिगत पद और प्रतिष्ठा को दर्शाता था। सवार उन मनसबदार के द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवार सैनिकों की संख्या को दर्शाता था। मतलब जो वहाँ के जो घुड़सवार थे उनके सैनिकों की संख्या को दर्शाता था ये। और पद का स्वरूप जो मनसबदारी था, मनसबदारी प्रणाली में वंशानुगत नहीं था, बिल्कुल भी वंश के स्वरूप मतलब वंश की तरीके से नहीं दिया जाता था। ये का जो पद था वो, इस व्यवस्था में मनसब की न्यूनतम दर्ज 10 थी और अधिकतम दर्जा कितना 5000 से निर्धारित किया गया था। ओके, और बाद में राजकुमारों के लिए सीमा बढ़ाकर 7000 से 10,000 कर दी गई। ओके, और मनसबदारों का वेतन जो नकद और अथवा जागीर के रूप में दिया जाता था। इनका जो वेतन हुआ करता था, इनकी जो सैलरी हुआ करती थी वो नगद या फिर जागीर के रूप में दिया जाता था, और जिसमें भूमि का राजस्व वसूलने के लिए अधिकार शामिल था। मतलब भूमि से राजस्व वसूलने का अधिकार भी शामिल था। और सैन्य और प्रशासनिक अधिकारों को फौजदार कहा जाता था। ओके, जो मतलब मिलिट्री या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की जो ऑफिसर्स हुआ करते थे उनको फौजदारी के नाम से जानते थे। राजा मानसिंह अकबर के प्रमुख सेनापति थे। उन्हें 7000 या फिर 7000 का मनसब प्राप्त था। ओके, अब मनसबदारी प्रथा देखिए अपन ने। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं दहसाला या फिर जब्ती प्रणाली, जब्ती सिस्टम। जो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व को दहसाला या फिर जब्ती प्रणाली लागू की गई। ओके, इस सिस्टम की में टोडरमल ने लागू की थी इसको। इस प्रणाली को राजा टोडरमल ने लागू की थी, जो नवरत्नों में जो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। कौन? वित्तीय मंत्री थे अकबर के। ठीक है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसके अंतर्गत पिछले 10 वर्षों के औसत उपज के आधार पर भूमि कर निश्चित किया गया था, और जिसके किसानों को बोझ बनाकर अत्यंत न्याय संगत बना रहे थे। ओके, और भूमि का वर्गीकरण भी, मतलब भूमि का क्लासिफिकेशन भी किया गया था। किस तरीके से बांटा था? भूमि को उर्वरता या फिर उपयोग के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया था। तो यहाँ पर सबसे पहला है पोलाज। पोलाज वो भूमि हुआ करती थी जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती थी। उसमें बिना छोड़े, मतलब हर साल हर ईयर उसमें क्या किया जाता था, मतलब खेती होती थी। पर्वतीय भूमि एक या 2 वर्षों के लिए खाली छोड़ी जाती थी ताकि उसमें उर्वरता पुनः प्राप्त की जा सके। ओके, नेक्स्ट है चाचर भूमि 3 से 4 वर्षों तक परत छोड़ी जाती थी। और नेक्स्ट है बंजर भूमि वह होती थी जिस पर 5 वर्षों या फिर उससे अधिक समय तक खेती नहीं की गई होती थी। ओके, तो ये 4 पार्ट में भूमि को विभाजित किया गया था। पोलाज जिसको मतलब जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ भूमि होती थी ये, और हर वर्ष इसमें खेती हुआ करती थी। नेक्स्ट है पर्वती, जो 1-2 वर्षों के लिए बाद इसमें खेती हुआ करती थी। नेक्स्ट है चाचर, जो 3-4 साल के बाद हुआ करती थी। और बंजर, जो हमेशा मतलब 5 साल के बाद, इसमें 5 साल तक कोई भी खेती नहीं होती थी। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पे इसके जो साहित्य है उसके बारे में देखते हैं। अकबरनामा अकबर की जीवनी है। इसकी जो ऑटोबायोग्राफी है, मतलब बायोग्राफी है, उसका नाम है अकबरनामा। जो इसकी जो रचना की थी वो किसने? अबुल फजल ने की थी। ओके, यह ग्रंथ 3 भागों में विभाजित है। प्रथम ग्रंथ अकबर को पूर्वजों का विवरण मिलता है इसमें, मतलब इसके जो पूर्वज हुआ करते थे उनके बारे में बताते हैं। और नेक्स्ट भाग में क्या दिया? अकबर के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन है। और तीसरे में है आईने अकबरी कहलाती है जिसे कहा जाता है, और इसमें अकबर के शासन व्यवस्था संस्थाओं का वितरण दिया गया है। ओके, आईने अकबरी प्रशासनिक व्यवस्था शेरशाह सूरी की प्रणाली से प्रेरित था ये। ओके, सो नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका जो अनुवाद विभाग था वो मकतब खाना। अकबर के विभिन्न धार्मिक और साहित्यिक ग्रंथों के अनुवाद के लिए विशेष अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। इसे मकतब खाना के नाम से जाना जाता था। मतलब वो था कि अगर कोई भी ग्रंथ वगैरह दूसरी लैंग्वेज में है तो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए ये विभाग अलग से बनवाया गया था। ओके, सो प्रमुख अनुवाद कौन से? रामायण का संस्कृत से फारसी में अनुवाद अबुल कादिर बदायूनी के द्वारा किया गया था। किसका? रामायण का जो संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया गया था, मतलब ट्रांसलेशन किया गया था। ओके,
नेक्स्ट है महाभारत। महाभारत का फारसी से रजनामा नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये फेजी और बदायूं से मिलकर तैयार किया गया था। ठीक है, फारसी में अनुवाद किया गया था इसका। ओके। और नेक्स्ट है भास्कराचार्य द्वारा रचित लीलावती, या फिर फारसी में अनुवाद फैजी ने किया था। लीलावती का फारसी में अनुवाद फैजी ने किया था। ओके, जो मतलब भास्कराचार्य के द्वारा जो रचित लीलावती थी वो ग्रंथ। ओके। और अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो गई थी। उन्हें मतलब आगरा के समीप सिकंदरा के में दफना गया था। कहाँ पे? सिकंदरा में, आगरा के समीप बना है, वहाँ पे दफनाया गया था। जो 1605 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? अकबर की। नेक्स्ट अपन देखते हैं जहांगीर के बारे में, जो अकबर का बेटा था। मूल नाम इसका, और जहांगीर का जो मूल नाम था वो था नसरुद्दीन मोहम्मद सलीम था। ओके। उन्हें युवावस्था में सलीम मतलब शहजादा सलीम के नाम से जाने जाते थे, और वे अकबर के पुत्र थे। और माता थी इनकी हरकाबाई, जिन्हें मरियम या उस जमाली के नाम से भी जाना जाता था। किसको? हरकाबाई को। ओके। ये जो राजपूत रानी थी ये। और इनका जो जन्म हुआ था वो जहांगीर का जन्म मतलब 1569 ईस्वी में हुआ था। 1569 ईस्वी में हुआ था। किसका? जहांगीर का जन्म। इसका जो टाइम पीरियड है वो याद रखना, इसने कब से कब तक मुगल शासन पर शासन किया था? 1605 से लेके 1627 तक। ओके। और न्याय व्यवस्था और जंजीर आदिल, जहांगीर न्याय शासक के रूप में प्रसिद्ध था। उनके जो आम जनता के सीधे न्याय प्राप्त करने के लिए, सुविधा देने के लिए आगरा के किले में जंजीर ए आदिल या फिर न्याय श्रृंखला की स्थापना की थी। कोई भी पीड़ित व्यक्ति एक श्रृंखला के मतलब हिलाकर सीधे सम्राट का ध्यान आकर्षित कर सकता है, और उन्हें अपने कठोर या फिर निष्पक्ष न्याय प्रशासन के लिए जाना जाता था। किसको? जहांगीर को। इनको जो मृत्यु हुई थी, जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हो गई थी। ओके। अब जो व्यक्तिगत जीवन कैसा था इनके बारे में देखते हैं। जहांगीर की पत्नियां मतलब ये पहली कौन सी थी? मणि भवती बाई, जो कछवा राजपूत राजकुमारी थी। जहांगीर की प्रमुख पत्नियों में से एक। कौन? मणि भवती बाई। ओके। अब ये मणिमती बाई, जो जगत गोसाई के नाम से जानते थे इनको, मणिमती बाई राठौर राजपूत राजवंश की राजकुमारी थी। उन्हें जगत गोसाई के नाम से भी जाना जाता था। और इन्हें जहांगीर के पुत्र जो मतलब इन्हीं से जहांगीर का जो पुत्र था शहजादा खुर्रम, जो बाद में मतलब शाहजहाँ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ये इनका जन्म हुआ था। किससे? मणिमती बाई से, जो जगत गोसाई के नाम से भी जानी जाती थी। तीसरे नंबर की है मेहरुनिसा, जिसे नूरजहां के नाम से भी जानते हैं। मेहरुनिसा जो पहले मतलब शेर अफगान की पत्नी थी, जो बंगाल का फारसी अमीर था। इनकी पत्नी थी कौन? मेहरुनिसा। फिर बाद में जहांगीर से इनकी शादी हुई थी। ओके। और नेक्स्ट पॉइंट है, शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुनिसा का विवाह 1611 ईस्वी में जहांगीर से हुआ था। ओके। और विवाह के पश्चात नूरजहां की उपाधि मतलब प्रदान की गई थी इनको। ये मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर हुआ करती थी, इसलिए इन्हें नूरजहां की उपाधि दी गई थी, और बादशाह बेगम कहलाई। नूरजहां के राज्य के प्रशासनिक कार्यों के अत्यधिक प्रभाव और सक्रिय भूमिका निभाई इन्होंने। और जहांगीर ने उनके सम्मान में चांदी के सिक्के जारी करवाए। उन्हें राजनीतिक और शासकीय प्रभाव को दर्शाते हैं, इनके लिए उनके सक्रिय भूमिका निभाई, और जहांगीर ने उनके सम्मान में चांदी के सिक्के चलवाए, जो यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके। जहांगीर का शासनकाल की प्रमुख घटनाएं देखते हैं। सिखों के साथ संबंध था, और जहांगीर के शासनकाल में सिखों के साथ संबंध बहुत ही तनावपूर्ण था। उसने सिक्के के जो 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन कुमार देव का वध करवाया था। और इसका कारण यह था कि गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के विद्रोही पुत्र शहजादा खुर्रम खां को शरण दे दी थी। शहजादा खुर्रम खां कौन? शाहजहां। ओके। इसको शरण दे दी थी किसने? अर्जुन देव ने। तो इसने जहांगीर ने उसको मरवा दिया था। ओके। मेवाड़ की नीति। जहांगीर के शासनकाल में मेवाड़ के शासक अमर सिंह ने मुगल आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार अकबर के समय से चल रहा मेवाड़ मुगल संघर्ष समाप्त हो गया था। ओके। अब इसके जो विद्रोह थे उसके बारे में अपन देख लेते हैं। देखो, इसके जो विद्रोह थे, जहांगीर ने अपने शासनकाल में अनेक विद्रोह का सामना किया था। उनका जो पुत्र था शहजादा खुर्रम, आगे चलकर मतलब शाहजहां कहला गया, और इसके विरुद्ध विद्रोह किया। इसके अतिरिक्त सेनापति महाबत खान के ने भी विद्रोह किया, और जिससे मुगल शासक को गंभीर चुनौती मिली। ओके। अहमदनगर का अभियान। और जहांगीर के शासनकाल में मुगल मतलब अहमदनगर राज्य पर अधिकार कर लिया था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप मलिक अंबर या फिर बालाघाट मुगलों को सौंप दिया गया था। इस समय क्या हुआ था? इसमें अहमदनगर के अभियान के समय, तो इसका जो क्षेत्र मतलब इन्होंने वो कर लिया था, अधिकार कर लिया था। फिर उसके परिणाम स्वरूप मलिक अंबर ने बालाघाट क्षेत्र को मुगलों को सौंप दिया था।
और अकबरों का आगमन हुआ था, मतलब सॉरी अंग्रेजों का आगमन हुआ था, ओके सॉरी अंग्रेजों का आगमन हुआ था। विलियम हॉकिंस का आगमन जो 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि विलियम हॉकिंस भारत आया था, जो 400 का मनसब प्रदान किया गया था इसको। सर थॉमस रॉ जो दूतवास था 1615 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम या फिर राजदूत सर थॉमस रॉ जहांगीर के दरबार में आए। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने सूरत व्यापारी के बंदरगाह स्थापित करने की अनुमति प्रदान की, जिससे भारत में अंग्रेजी व्यापार की नींव पड़ी। ओके, यही हुआ था कि अंग्रेजों को मतलब सूरत में व्यापार करने के लिए बंदरगाह स्थापित करने की अनुमति दे दी थी किसने? जहांगीर ने। इसके बाद अंग्रेजों की नींव यहाँ पे पड़ गई थी और यहाँ पे व्यापार वगैरह करने लग गए थे। ओके, जहांगीर कालीन स्थापत्य और उद्दौला का मकबरा आगरा में स्थित एतमत उद्दौला का मकबरा नूरजहां के द्वारा अपने पिता मिर्जा ग्यास की बेगम की स्मृति में बनवाया गया था। ओके, सो अपन आगे देखते हैं। अब ये कुछ मतलब इसके द्वारा कुछ मतलब जो आर्किटेक्ट बनाए गए थे उसको अपन देखते हैं। ये मुगल स्थापत्य पित्रेडा या फिर अलंकार तकनीकी के प्रथम प्रयोग करने के लिए प्रसिद्ध है। ये मतलब ये टेक्निक अपनाने के लिए सबसे पहले यही जाने गए थे कौन? मुगल स्थापत्य के। और इसे संगमरमर स्थापत्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। मोती मस्जिद का निर्माण लाहौर में करवाया गया था और यह मस्जिद सादगी, संतुलित और स्थापत्य मुगल धार्मिक वास्तुकला की विशेषता को लिए जानी जाती है। ये आप यहाँ पे मुगल मतलब मोती मस्जिद को देख सकते हो। सो नेक्स्ट अपन देखते हैं जहांगीर का मकबरा। जहांगीर का मकबरा लाहौर के निकट शाहदारा में स्थित है, जो मुगल स्थापत्य का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जहां जहांगीर के अंतिम विश्राम के रूप में स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। जहांगीर का मकबरा यहाँ पे देख सकते हो। ओके, नूर महल का सराय, नूर महल की सराय पंजाब में स्थित है और यह भारत के केंद्रीय संरक्षण धन्य स्मारकों में शामिल है, मतलब जो यूनेस्को में शामिल है। और इसका निर्माण नूरजहां के संरक्षण में करवाया गया था। ठीक है, नूरजहां के संरक्षण में करवाया गया था किसका? नूर महल की सराय का निर्माण। ओके, और यह सराय मुगलकालीन सड़क व्यवस्था या फिर यात्रियों की सुविधा के लिए निर्मित स्थापत्य उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है। ठीक है, यात्रियों की सुविधाओं के लिए ये बनवाया गया था नूर महल की सराय। ओके, सो इसका जो साहित्य इसके बारे में देखते हैं। इसकी जो आत्मकथा है वो है तुजुक ए जहांगीरी। ये फारसी में लिखी गई थी, जिसमें जहांगीर के शासनकाल पर मतलब प्रशासन, न्याय व्यवस्था, व्यक्तिगत विचारों का विवरण मिलता है इसमें। इसकी जो ऑटोबायोग्राफी है तुजुक ए जहांगीरी। ओके, जहांगीरी। सो इसकी जो जीवनी इकबाल नामा ए जहांगीरी, इसकी रचना मुतामिद खान ने की थी। इस ग्रंथ में जहांगीर के शासनकाल की घटनाएं या फिर राजनीतिक परिस्थितियों का विवरण मिलता है। यहाँ पे तुझे की बाबरी दे सकते हो। ओके, और ये जीवनी इसकी इब्न ए नामा जहांगीरी। ओके, अब अपन देखते हैं इसका जो बेटा था खुर्रम खां, वो उसके बारे में देखते हैं। शाहजादा खुर्रम, और इसको अपन शाहजहाँ के नाम से जानते हैं। 1628 से लेके 1658 तक इसका शासनकाल रहा। और शाहजहाँ का मूल नाम था शहजादा खुर्रम। उनकी जो माता थी जगत गोसाई, और मणिमती बाई के नाम से भी जानते हैं। राजा उदय सिंह की पुत्री थी ये। इसके शासनकाल की प्रमुख विशेषताएं और शासनकाल में दक्कन संबंधी नीतियां विदेश नीति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। और उनका शासनकाल मुगल साम्राज्य की और शक्ति और समृद्धि की सर्वोच्च काल माना जाता है। इसका जो शासनकाल है, इसका जो समय टाइम पीरियड है, समृद्धि का सर्वोच्च काल माना जाता है। ठीक है, और इस काल में विशेष रूप से स्थापत्य कला स्वर्ण युग कहा जाता है। ओके, स्थापत्य कला का। नेक्स्ट यहाँ पे इसके टाइम पे जो मतलब विदेशी यात्री आए थे उसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट पहला है यहाँ पे बर्नियर एक फ्रांसीसी चिकित्सक था और जिन्हें ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक ग्रंथ की रचना की थी इन्होंने। ठीक है, बर्नियर ने उन्होंने शाहजहाँ शासनकाल की प्रशासनिक और सामाजिक जीवन के बारे में वर्णन किया है इसमें। नेक्स्ट जो ट्रेवलर था वो आया था टेबनियर एक फ्रांसीसी आभूषण व्यापारी था, जो ट्रेवल्स इन इंडिया नामक ग्रंथ लिखी थी इसने, जिसमें भारत के मुगल भारतीय की आर्थिक स्थिति और फिर व्यापार का विवरण मिलता है। मतलब जितने भी ट्रेवल जो यात्री आए थे इन्होंने अपने अपने ग्रंथ लिखे थे उनके, और फिर मुगल की जो स्थिति के बारे में बताया गया था। और नेक्स्ट आया था यहाँ पे पीटर मंडी शाहजहाँ के शासनकाल में पड़े अकाल का वर्णन किया है इन्होंने, और उसमें उस समय की सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों का पता चलता है। और नेक्स्ट है यहाँ पे निकोली मनुची एक इतावली यात्री थे, जिन्हें मुगल दरबार की तत्कालीन भारत के राजनीतिक परिस्थितियों का विवरण विस्तृत प्रस्तुत किया इन्होंने। मतलब इनके बारे में तत्कालीन भारत की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं उसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, निकोली मनुची, थोड़ा नाम अटपटा है बट इसको याद रखिएगा आप। ओके, सो
इसकी जो प्रशासनिक विजय वगैरह के बारे में देखते हैं। नया प्रशासनिक इकाई जो चकला, और शाहजहाँ ने प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक नई प्रशासनिक इकाई चकला की शुरुआत की थी। किसकी? चकला की शुरुआत की थी किसने? शाहजहाँ ने। चकला को सूबा और परगना के बीच स्थापित किया गया था। प्रशासनिक पदानुक्रम सूबा, चकला, परगना, ये प्रशासनिक पद का क्रम था ये, ठीक है। और शाहजहाँ की जो सैन्य उपलब्धियां थी, पुर्तगालियों पर विजय 1632 ईस्वी में, मतलब शाहजहाँ ने पुर्तगालियों को पराजित किया था। जो पुर्तगाली आए थे अपनी इंडिया पे, उस पर मतलब इनको पराजित किया था। और विजय मुगल साम्राज्य की समुद्री और तटीय शक्ति विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था ये। और नेक्स्ट है अहमदनगर की विजय 1673 ईस्वी में। शाहजहाँ ने अहमदनगर को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। और विजय में, और इस वजह से दक्कन में मुगल प्रभुत्व अधिक मतलब सुदृढ़ हो गया था, एकदम स्ट्रांग हो गया था। ओके, नेक्स्ट इसके जो वास्तुकला है उसके बारे में देखते हैं। अब शाहजहाँ ने, ये तो वर्ल्ड फेमस है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? आगरा में शाहजहाँ ने करवाया था, ठीक है। इसका निर्माण का उद्देश्य, ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में 1600 ईस्वी से लेकर 1653 ईस्वी के बीच में करवाया गया था। 1632 से लेकर 1653 ईस्वी के बीच में करवाया गया था। और यह स्मारक शाहजहाँ ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की स्मृति में बनवाया था, जिसका वास्तविक नाम था अर्जुन बंद बानो बेगम। इसका जो मतलब जिनकी जो पत्नी थी, प्रिय पत्नी मुमताज़ था इनका नाम, और इनका जो एक्चुअल नाम था वो ये बानो बेगम था, अर्जुन बानो बेगम। ओके, मुमताज़ महल की जो मृत्यु हुई थी वो 1631 ईस्वी में हो गई थी। और स्थापत्य और वास्तुकला में ताजमहल मुख्य वास्तुकार और फिर उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया था। मतलब इसका जो आर्किटेक्ट था, वास्तुकार था, वो कौन था? अहमद लाहौरी, इसने डिजाइन किया था इसको। यह स्मारक मुगल स्थापत्य कला का सर्वोच्च उपलब्धि माना जाता है। संगमरमर और उत्कृष्ट कारीगर का अनुपम उदाहरण है ये। ओके, पूरा संगमरमर से बना हुआ है। और पित्तर ड्योरा कला क्या है? ताजमहल का निर्माण की पित्तर ड्योरा अर्थात पत्थरों की जड़ाई कला का व्यापक प्रयोग किया जाता। इसमें आकलन श्रेणी में विशेष प्रसिद्धि हुई प्राप्त हुई, और विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था इसको, मतलब इनको, किसको? ताजमहल को 1983 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया था, 1983 में, ठीक है। और जिससे एक वैश्विक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व स्थापित हुआ था। ओके, अब इसके बारे में अपन ने देखा। सो नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे शासनकाल। शाहजहाँ के शासनकाल में पित्रा ड्योरा नामक सजावट कला की लोकप्रिय थी। यहाँ पे सजावट दे सकते हो, ये ऐसी मतलब डिजाइन की जाती थी। दीवाने आम क्या है? ये स्वरूप और उपयोग इसका क्या है? दीवाने आम सार्वजनिक दरबार होता था, जहाँ सामान्यतः जनता एकत्र होती थी और जन सुनवाई का प्रमुख स्थल था ये। दीवाने आम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो आम लोग थे वो इकट्ठा हुआ करते थे। और इसका जो निर्माण जो स्थान है आगरा के किले में स्थित है ये। दीवाने आम का निर्माण प्रारंभ में अकबर के द्वारा करवाया गया था, जिसके बाद में शाहजहाँ ने अधिक भव्य रूप से प्रदान किया था इसको। और नेक्स्ट पॉइंट है, जहाँ शाहजहाँ ने 1638 ईस्वी में राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की, और तब दिल्ली में लाल किले में भी दीवाने आम का निर्माण करवाया गया था। ओके, लाल किले में भी दीवाने आम का निर्माण करवाया गया था जब उसने आगरा से दिल्ली कैपिटल बनाया था। ओके, और जो मतलब 1638 ईस्वी में। ओके, सो दीवाने खास, ये भी इंपॉर्टेंट है। दीवाने खास क्या है? स्वरूप का और इसका उपयोग क्या है? दीवाने खास निजी दरबार था, जहाँ राजा, उच्च पदस्थ अधिकारियों को कुलीन वर्ग के लोग बैठते थे, और विशेष गोपनीय बैठकों की मतलब स्थान था। यहाँ पे कुछ पर्सनल मीटिंग्स वगैरह हुआ करती थी, यहाँ पे पर्सनल बातें करते थे ये राजा लोगों। और इसका जो निर्माण है, स्थान क्या है? आगरा में स्थित है दीवाने खास। और प्रारंभ में निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था, जिसमें बाद में शाहजहाँ ने इसका सुधार और विस्तार करवाया था। ओके, मतलब स्टार्टिंग उसने कर दी थी, किसने? अकबर ने। फिर बाद में शाहजहाँ ने इसका सुधार करवाया था और इसका विस्तार भी करवाया था। और दिल्ली में लाल किले में स्थित दीवाने खास का निर्माण शाहजहाँ ने के द्वारा करवाया गया था। जो लाल किले में भी स्थित है क्या? दीवाने खास, उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। ओके, और मयूर शासन, ये मयूर शासन भी इंपॉर्टेंट है। मयूर शासन मुगल साम्राज्य का अत्यंत प्रसिद्ध राज शासन था। इसका निर्माण ऊंचे मंच का निर्माण किया गया था इसमें, और इसमें लगभग 1100 किलोग्राम सोने का प्रयोग किया गया है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, मयूर शासन। और यह सियासत मुगल साम्राज्य की शक्ति और वैभव शाही गरिमा का प्रतीक माना जाता था। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पे मोती मस्जिद, आगरा के किले में स्थित है। संगमरमर से बनी है, यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, मतलब यूनेस्को में शामिल है ये मोती मस्जिद। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पे मुशम्मन बुर्ज, आगरा का किला। मुशम्मन बुर्ज आगरा के किले के भीतर स्थित एक महत्वपूर्ण स्थापत्य संरचना है।
ये आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये जैस्मिन टावर के नाम से भी जाना जाता है इसको। यह बड़ी मतलब यह वही स्थान है जहाँ पर शाहजहाँ ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष कैद की अवस्था में बिताए थे। ठीक है, यहाँ पे शाहजहाँ को जब कैद करके डाल दिया गया था तो अंतिम वर्ष यहाँ पे बिताए थे। इसी बुर्ज से वे ताजमहल का निहारा करते थे, मतलब इसी बुर्ज से वे ताजमहल को निहारा करते थे। और यह बुर्ज शाहजहाँ के जीवन की अंतिम चरण और उनके व्यक्तिगत दुख से जुड़ा हुआ है। ओके, यहाँ पे इन्होंने लास्ट जो टाइम पीरियड बताया था वो यहीं पे बताया था। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे शीश महल। शीश महल एक भव्य भव्य महल है और जो अपनी आंतरिक सजावट के लिए प्रसिद्ध है। ओके, इसकी जो आंतरिक सजावट है वो बहुत अच्छी है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। और इसके भीतर दीवारों की छतों और छतों पर शीशों तथा सजावटी तत्वों का अत्यंत सुंदर उपयोग किया गया है। मतलब टोटल कांच से बना हुआ है ये शीश महल। यह महल मुगल स्थापत्य कला की विलासिता और कलात्मक उत्कृष्टता का प्रतीक है। ठीक है, सो नेक्स्ट है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोहिनूर का हीरा। इसको याद रखना ही है। ओके, कोहिनूर का हीरा मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध हीरा माना जाता है। कोहिनूर का हीरा मयूर शासन के दोनों 1739 ईस्वी से लेकर भारत पर आक्रमण करने वाले नादिर शाह के द्वारा लूट लिया गया था। कोहिनूर का हीरा किसके द्वारा? नादिर शाह के द्वारा लूट लिया गया था 1739 में। कई बार पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है तो उसको याद रखिएगा आप। और यह घटना मुगल साम्राज्य के पतन और विदेशी आक्रमणों का प्रतीक मानी जाती है। मतलब जब ये लूट के लेके आता तो ये घटना जो है मुगल साम्राज्य का पतन मानी जाती है और विदेशी आक्रमण का प्रतीक मानी जाती है। ओके, और इसके जो उत्तराधिकारी हैं इसके बारे में अपन देख लेते हैं। उत्तराधिकारियों का युद्ध और शासन का अंत। उत्तराधिकारी को शासनकाल शाहजहाँ के बंदी बनाने के कारण क्या थे? शाहजहाँ ने 1657 में अपने घटित स्वास्थ्य के कारण अपने बड़े बेटे दाराशिकों को पसंद किया और उन्हें शाहजहाँ ए बुलंद इकबाल या फिर उच्च भाग्य का राजकुमार की उपाधि दी थी। संघर्ष का 1657 में जिसके कारण उनके जो बेटे के द्वारा दाराशिकों औरंगजेब और मुराद बख्श के बीच में युद्ध हुआ था। विजय 1658 ईस्वी में औरंगजेब की जीत हुई थी इसके बीच में। और कैद कब? औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहाँ को आगरे के किला जो मुशम्मन बुर्ज में कैद किया गया था और जहाँ उनकी 1666 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। किसकी? शाहजहाँ की। शाहजहाँ का बेटा कौन था? औरंगजेब। ओके, इनकी मृत्यु हो गई थी। और कब्र शाहजहाँ की मुमताज महल के कब्र के बगल में ताजमहल के बीच में बगल में बनवाई गई थी। इसका जो साहित्य है वो है बादशाहनामा, जिसे अपन बादशाहनामा के नाम से जानते हैं। शाहजहाँ के शासनकाल में अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखी गई थी। अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखी गई थी बादशाहनामा, ये आप देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे अपना मुगल साम्राज्य पूरी तरीके से खत्म हुआ। और मुगल साम्राज्य के अपन ने 2 पार्ट कंप्लीट करे। सबसे पहले पार्ट में अपन ने देखा मुगल साम्राज्य का आधा पार्ट और नेक्स्ट पार्ट अपन ने देखा सेकंड इसमें कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे मुगल साम्राज्य पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। ओके, सो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, सो थैंक यू।